प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। और आज के दिन प्यारे विद्यार्थियों वो लेक्चर करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है उसके पीछे, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और इसके यौगिक। तो देखिए, वैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्स यानी तत्वों को पढ़ा, तो आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि उन सभी एलिमेंट्स में से कार्बन सबसे अलग है, सबसे खास है। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे यौगिक बनाता है, उतने तो बाकी सभी मिलकर के भी नहीं बना पाते। ठीक है, इसीलिए कार्बन की जो केमिस्ट्री है ना प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के दिन हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन की केमिस्ट्री। तो एक बार तो यही स्टार्टिंग में आपको बताना जरूरी है कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतने सारे यौगिक बना लेता है, अपने साथ इतने सारे जो है एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, इतने सारे तत्वों को जोड़ सकता है। ऐसी क्या खास बात है कार्बन के अंदर, वो हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए आज का लेक्चर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन तो यही राइज होता है पहले, सबसे पहले, क्योंकि आ भी जाता है पेपर के अंदर, यह कि क्या कारण है कि कार्बन अपने साथ इतने सारे यौगिकों की विशाल श्रृंखला बना लेता है। तीन चार ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, तो आपको मैं बता देता हूं रीजन, उसमें से सही ऑप्शन का आपने एग्जाम के अंदर चयन करना है। वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्या कारण है कि कार्बन अनेक यौगिकों की श्रृंखला बना लेता है? हिंदी में लिख देता हूं मैं, क्या कारण है कि कार्बन अपने साथ अनेक यौगिक बना लेता है, अनेक यौगिक बना लेता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, तो वो हम जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक नंबर 1। पहला आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आंसर में अगर आपको बताऊं तो पहला आंसर यह है कि कार्बन में एक पावर होती है, स्पेशल पावर, उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर। हिंदी में मैं इसको लिखूं तो इसको बोलेंगे श्रृंखलन, श्रृंखलन अक्षमता, कैटिनेशन पावर। कार्बन में कैटिनेशन पावर है। कैटिनेशन क्या होता है? अपने साथ और दूसरे कार्बन को जोड़ सकना। कार्बन अपने साथ कितने भी कार्बन को जोड़ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर। ठीक है, कार्बन अपने साथ अनेकों दूसरे कार्बनों को जोड़ सकता है। अपने साथ कितने भी कार्बन जो है वो क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। तो ये जो पावर है प्यारे विद्यार्थियों, ये हर किसी में नहीं है। इसी कारण कार्बन अपने आप में खास है, क्योंकि अपने साथ ये अनेकों कार्बन को जोड़ सकता है। पावर नंबर 2, पावर नंबर 2, पावर नंबर 2, पावर नंबर 2 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुआबंध बनाने की क्षमता। मल्टीपल क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, तो कार्बन के अंदर यह ताकत है बहुआबंध बनाने की क्षमता। बहुआबंध, बहु मतलब बहुत सारे, आबंध बनाने की अक्षमता। कार्बन के अंदर यह भी खास बात है कि वह क्या कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों, कि वो एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ। एक डंडा हो तो उसे हम कह सकते हैं कि
एकल आबंध है, यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम किन्हीं दो चीजों को रस्सी से जोड़ दें, तो अगर एक रस्सी से जोड़ें तो उसे बोलते हैं सिंगल आबंध। समझ में आ गया? कॉमन मैंने एग्जांपल दिया ये, ठीक है। हालांकि ये जो बंध होते हैं, ये बंध होते हैं प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनों के बने हुए। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के बने हुए। कार्बन अपने साथ द्वितीय आबंध भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ त्रि आबंध भी बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ एकल, द्वि या त्रि आबंध भी बना सकता है। कार्बन दूसरे कार्बनों के साथ एकल यानी कि सिंगल, द्वि यानी कि डबल या त्रि यानी कि ट्रिपल आबंध भी बना सकता है। दूसरे कार्बनों के साथ एकल, द्वि और त्रि तीनों आबंध क्या कर सकता है? बना सकता है। इसलिए भी कार्बन क्या है? दूसरों से अलग है। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये सभी नहीं कर पाते प्यारे विद्यार्थियों की। सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के आबंध सभी नहीं बना पाते, कार्बन बना पाता है, इसलिए कार्बन अलग है। एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैलेंसी यानी कि संयोजकता। वैलेंसी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया था कि कोई एलिमेंट यानी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने दे सकता है किसी भी बॉन्ड को या बंध को बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैलेंसी यानी ज्यादा से ज्यादा जो वैलेंसी यानी संयोजकता 4 हो सकती है, और कार्बन की भी कितनी है? 4 है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी है? 4 है। इसका मतलब पता है क्या है? कि ये 4 हाइड्रोजन को या 2 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है। संयोजकता कितनी है? 4 है। इसके कारण, ये लिख देता हूं मैं, इसके कारण कार्बन अपने साथ, कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन, इसके कारण क्या कर सकता है? कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन या 2 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसकी संयोजकता 1 होती है, तो 1 1 के 4, या ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, या 2 2 के 2 जोड़ सकता है, क्योंकि इसकी संयोजकता वैलेंसी 4 है, तो 1 1 वालों को चारों को जोड़ सकता है। और जिसकी वैलेंसी संयोजकता 2 है जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जैसे तत्वों को 2 को ये अपने साथ जोड़ सकता है, 2 ऑक्सीजन जोड़ सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये कार्बन की क्या थी? खास बात थी प्यारे विद्यार्थियों। तो ये इस कारण से कार्बन अपने साथ, जो हमने क्वेश्चन बोला था कि वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बना लेता है, उसके पीछे के 3 कारण हमने जाने। पहला कारण यह था कि उसमें कैटिनेशन पावर है, श्रृंखलन अक्षमता है, जिसके कारण वह अनेकों कार्बन को अपने साथ जोड़ सकता है। दूसरा कारण हमने ढूंढा कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुआबंध बनाने की अक्षमता है इसमें। ये एकल, द्वि और त्रि यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के आबंध बना सकता है। और तीसरा कारण है इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब ये 4 हाइड्रोजन को अथवा 2 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है। यही कारण है कि कार्बन इतने सारे यौगिकों को बना लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम जानते हैं कि एलोट्रोपी क्या है। एलोट्रोपी, अपर रूपता क्या है, अपर रूपता क्या है, और कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं।
अपर रूपता क्या होता है? किसी भी तत्व का एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना, उसे कहते हैं अपर रूपता। प्यारे विद्यार्थियों, आपने गांव में, शहर में बहरूपिया देखा होगा, जो अपने रूपों को बदल लेता है, कभी राम का, कभी रावण का, कभी हनुमान का, कभी सीता का, कभी किसका रूप धर के वह गांव के अंदर या शहर में, कॉलोनी में, सेक्टर में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसी तरह से कुछ तत्व हैं जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ये इसके इतने अपर रूप हैं। तो अपर रूपता, एलोट्रोपी क्या होता है? किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। किसी भी तत्व यानी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मोर देन वन फॉर्म, यानी कि एक से अधिक रूपों में पाया जाना, एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है, यानी कि एलोट्रोपी। अपर रूपता कहलाता है। तो अगर कार्बन की बात करें प्यारे बच्चों, तो कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स। कार्बन के 3 अपर रूप हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि कार्बन के क्या हैं? कार्बन के 3 अपर रूप यानी एलोट्रोप हैं। कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं? 3 है प्यारे बच्चों। कितने हैं? 3 अपर रूप हैं, 3 एलोट्रोप हैं कार्बन के। 3 कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। कार्बन का पहला अपर रूप है हीरा, यानी कि डायमंड। दूसरा अपर रूप है प्यारे विद्यार्थियों ग्रेफाइट। लेकिन पहले हीरे को समझ लेते हैं। हीरे में क्या होता है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे एंगल को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। लिख सकते हो आप यहां पर, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, बाकी पीडीएफ आपको प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह की आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की आकृति को टेट्राहेड्रल आकृति कहते हैं। कैसी आकृति है ये? टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो हीरे में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल में बताना चाहूं तो लगभग 109.28 का बॉन्ड एंगल इनके बीच में रहता है। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। और यही जान लीजिए लास्ट में कि हीरा जो है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। विद्युत धारा का क्या होता है? ये कुचालक यानी कि इंसुलेटर होता है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो ये था हीरे के बारे में। तो पहला जो अपर रूप है कार्बन का, तो वो है प्यारे विद्यार्थियों हीरा। दूसरा अपर रूप अगर मैं आपको बताऊं, सेकंड क्या है कार्बन का अपर रूप? वो है ग्रेफाइट। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पेंसिल का जो सिक्का है उसके बारे में जानना चाहेंगे तो वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो किसका होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो इसके बारे में और आपको बता देते हैं कि ग्रेफाइट की क्या खास बात है। इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। वैसे कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्ष में 4 होते हैं। मैंने अभी बताया था कि कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जब इसने अपने साथ 3 कार्बन को जोड़ लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो खाली है, जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। ये चौथा इलेक्ट्रॉन है
जो खाली होने के कारण मूव कर सकता है यानी चल सकता है, और इसी कारण से ग्रेफाइट विद्युत धारा का अच्छा चालक माना जाता है यानी कि कंडक्टर माना जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसीलिए कभी भी पेंसिल के सिक्के को किसी स्विच के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमें करंट लग सकता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर यानी कि चालक होता है। तो ये चीज आपको बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे मैं लिख देता हूं, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, कार्बनों से जुड़ा होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री यानी मुक्त अवस्था में होने के कारण, फ्री होने के कारण यह विद्युत धारा का क्या होता है, चालक होता है। कारण यह इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है यानी विद्युत धारा का चालक होता है, यह विद्युत धारा का चालक होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण यह विद्युत धारा का चालक होता है। पॉइंट क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, इसी कारण से यह विद्युत धारा का चालक है। कौन? ग्रेफाइट। नंबर 3 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो उसका नाम है फुलीरीन। नंबर तीसरा जो अपर रूप है कार्बन का वो है फुलीरीन। ठीक है, फुलीरीन। फुलीरीन क्या होता है प्यारे बच्चों? फुलीरीन की आकृति एक फुटबॉल के गेंद की तरह होती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहां पर इमेजेस से तो फुलीरीन को मैं दिखाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, फुलीरीन कैसे दिखाई आपको देती है। यहां से हम आपको एक इमेज दिखा देते हैं कि इस प्रकार की शेप होती है फुलीरीन की। ये आप देख सकते हैं यहां पर कि फुलीरीन कैसा दिखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है फुलीरीन का, जिसमें आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर क्या होती है, ये पेंटागोनल रिंग होती है, पंचभुज बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और हेक्सागोनल रिंग होती है, यहां पर आप देख सकते हो षटभुज टाइप जैसे फुटबॉल में होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये हेक्सागोनल है और ये पेंटागोनल है। ठीक है, फुलीरीन की खोज बकमिस्टर फुलर ने की थी और उसी के नाम पर इसका नाम फुलीरीन टिक गया। इसका नाम जो रखा गया फुलीरीन, वो किस वजह से टिका कि इसकी खोज किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने की थी प्यारे विद्यार्थियों। और फुलीरीन में क्या होता है? फुलीरीन में 20 हेक्सागोनल रिंग होती है। हेक्सागोनल यानी षटभुज, हेक्सागोनल रिंग होती हैं और 12 ये तो होती है 20 जो षटभुज आकार की हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार आप देख सकते हैं। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरी हो गई प्यारे बच्चों, तो ये तो होती है 20 और 12 जो हैं 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं। जो पंचभुज हैं प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है फुलीरीन का। तो कार्बन के ये 3 एलोट्रोप यानी अपर रूप हैं। नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट एंड नंबर 3 इज फुलीरीन, जिसकी डिस्कवरी बकमिस्टर फुलर ने की थी। एंड इन दिस टाइप देयर आर 20 हेक्सागोनल रिंग्स व्हाइल 12 पेंटागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट इन इट। क्लियर है बात? यहां पर समझ में आ गई सभी को? उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि केमिस्ट्री में किस प्रकार के कौन कौन से आबंध यानी बॉन्ड्स बन सकते हैं। ये आ जाता है पेपर के अंदर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आबंधों के प्रकार, कि आपस में कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो किन किन बॉन्ड के द्वारा, किन किन आबंधों के द्वारा जुड़ सकता है, तो उसे कहते हैं बॉन्ड्स यानी आबंध। आबंधों के प्रकार, आबंधों के प्रकार। तो अगर मैं करवाना चाहूं
तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड्स आपको बता सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य बॉन्ड्स यानी आबंध ही हम आपको करवाने वाले हैं। नंबर 1 क्या है? आबंध क्यों बनते हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपस में एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्यों करते हैं। तो उसके पीछे मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अपने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग क्यों करते हो, आपकी बॉन्डिंग क्यों किसी से हो जाती है? उसके पीछे का कारण होता है कि आपका आपस में तालमेल इतना बढ़िया है कि आपकी उनके साथ में बॉन्डिंग हो जाती है। यहां पर भी यही होता है कि ये लोग तालमेल इतना जबरदस्त कर लेते हैं कि बॉन्डिंग करनी ही पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में कि हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। जिस किसी भी तत्व यानी एलिमेंट के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, यानी कि उसको किसी से कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार आप स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो, इसी प्रकार एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। आप अगर स्टेबल हो जाएं तो संतुष्ट हो जाते हो, इसी प्रकार एलिमेंट भी स्टेबल होकर संतुष्ट हो जाते हैं। और ये स्टेबल तब होते हैं जब इनके बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8 आ जाएं प्यारे बच्चों। तो जिसके बाहरी कोश में 8 हैं उस एलिमेंट के 8 हैं। तो ये बॉन्डिंग इसीलिए करते हैं कि इनके बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8 आ जाएं। तो 8 पूरे करने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ता है, किस किस प्रकार के बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, लीजिए इसके अंदर हम जान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 इज आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक आबंध। आयनिक आबंध ये क्यों बनता है? पहले तो मैं बता देता हूं कि होता क्या है ये। जैसा मैंने आपको बताया कि हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे बाहरी कोश में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 रहे। 8 पूरे करने के लिए या तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से लेगा। तो या देगा या लेगा, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, यानी कि एकदम से किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, या तो दे दिया या ले लिया। देगा क्यों? 8 पूरे करने के लिए। लेगा क्यों? 8 पूरे करने के लिए। रीजन सभी के लिए सेम है कि 8 पूरे करने हैं। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, यह आबंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। यह आबंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है। स्थानांतरण, अब पेपर में यह भी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बने आबंध को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 3-4 प्रकार के आबंध मिल जाएंगे आपको, सहसंयोजी आबंध, आयनिक आबंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्सेस वगैरह वगैरह। लेकिन आपने पहचान लेना है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? आयनिक आबंध में होता है। और यह भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि ये जो आबंध है इसमें एक खास बात रहती है कि देने वाला धातु यानी मेटल होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला अधातु यानी कि नॉन मेटल होता है। यह जरूर याद रखना कि यह मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड है। मेटल और नॉन मेटल, एक देने वाला एक लेने वाला। ठीक है ना? क्लियर होगी बात यहां पर? यह नोट कर लेना प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आबंध अगले पेज पे लिखा देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर स्पेस की कमी है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आयनिक आबंध कर रहे थे। यह आबंध मेटल यानी कि धातु और नॉन मेटल यानी कि अधातु के बीच बनता है। यानी इसमें दो चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच बनता है। यह जो आबंध है वो किसके बीच बनता है? धातु और अधातु। और इसमें जो धातु है, धातु यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ये देने वाली होती है
देने वाला मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, देने वाला होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, लेने वाला। जबकि जबकि नॉन मेटल यानी अधातु अधातु क्या है, जबकि नॉन मेटल यानी कि अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, देगा क्यों और लेगा क्यों। जैसे आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, नमक का फार्मूला क्या है, NaCl। तो नमक के बीच कौन सा आबंध है, क्यों नमक बना, क्यों सोडियम क्लोराइड से ही मिला, क्यों इसके साथ दोस्ती हुई, अब हम जानेंगे विस्तार से प्यारे विद्यार्थियों। इनकी संरचना जानिए। सोडियम यानी कि Na, पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि सोडियम का नंबर कितना है प्यारे बच्चों, सोडियम का नंबर 11 है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को दिखाऊं तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो कैसी होती है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने पूरे अच्छे से आपको बताया था, अगर वो नहीं देखा तो इसको मत देखना, पहले उसको जरूर करना फिर इसको समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि पहला जो कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सोडियम में हैं कितने, 11 हैं। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गई। तीसरे में कितने बचे, 11 बचे। अब हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं अब बाहरी कक्ष में 8 रखूं, तो सोडियम अगर ये 1 छोड़ देगा तो इसका बाहरी कक्ष हो जाएगा ये वाला, और इसमें पहले ही इसके 8 हैं। तो सोडियम क्या करता है प्यारे बच्चों, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन तैयार रखता है किसी को भी देने के लिए, यानी कोई भी इसको मिला जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो फटाफट ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा प्यारे बच्चों। तो इसको तलाश होती है क्लोरीन की। क्लोरीन के बारे में मैं आपको बताता हूं, क्लोरीन का नंबर 17 है। तो इसके पहले, दूसरे और तीसरे में इलेक्ट्रॉनों को जान लीजिए। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हुए प्यारे बच्चों, 2 और 8 हुए, 2 और 8 हुए 10, और बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 17 हो गए पूरे इसके। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 17 है। तो अगर ये चाहता है कि मुझे कहीं से 1 मिल जाए तो मेरे भी बाहरी वाले के अंदर आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, अभी 7 है। तो ये क्या करता है, अपने 7 इलेक्ट्रॉनों की यहां पर बोली लगाता है और बोलता है कि मुझे 1 दे दो। सोडियम कहता है मैं तैयार हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो सोडियम अपने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और इसके भी 8 हो जाते हैं, इसके भी 8 हो जाते हैं, दोनों के 8 हो जाते हैं, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और इस प्रकार की दोस्ती कहलाती है प्यारे बच्चों आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक आबंध। ठीक है, इस प्रकार की दोस्ती क्या कहलाएगी, आयनिक आबंध, जिसमें 1 देने वाला होता है, 1 लेने वाला होता है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 और एक और कर लेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है। तो मैग्नीशियम को देख लीजिए, इसका नंबर 12 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर पहले कक्ष में कितने आएंगे, पहले में 2 ही आ सकते हैं तो 2 ही, दूसरे में 8 आ सकते हैं तो 8 आ गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10, तीसरे के अंदर 2 आ गए। अब मैग्नीशियम ये सोचता है कि अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूं तो मेरे भी 8 हो जाएंगे और मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो ये ढूंढता है एक नया शिकार जिसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये तैयार हो जाता है। उधर से ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, ऑक्सीजन से पूछता है भाई क्या हाल है आपका। ऑक्सीजन कहता है हाल मेरा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर 8 है, तो मेरे अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे के अंदर मेरे जो हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे भी 8 हो जाएंगे और मेरे भी तुम्हारी तरह 8 हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें 2 अगर दे दे तो तुम्हारे 8 हो जाएंगे, मुझे 2 मिल जाएं तो मेरे 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर के तैयार रहता है, उसी समय मैग्नीशियम उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों के बीच आबंध जो बनता है वो आयनिक आबंध बनता है। इसमें मैं यहां पर एक भी बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया
तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा। पॉजिटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है प्यारे बच्चों, जैसे क्लोरीन ने लिया, तो लेने वाले के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। यह चीज आपने ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। उधर से ऑक्सीजन ने 2 लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्यारे बच्चों क्या आएगा, डबल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर हम दिखा सकते हैं O2 नेगेटिव। तो ये इस प्रकार भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन देने वाला के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज भी प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल और करवा देता हूं आयनिक आबंध का, ताकि आपको स्थिति अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपको करवाता हूं एक एग्जांपल और, AlCl3। AlCl3, तो क्लोरीन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं पहले एग्जांपल के अंदर कि क्लोरीन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 1 चाहिए। सोडियम इसको 1 दे देता है। अब इस प्रकार से एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, इसमें एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 3 क्यों जुड़े, उसके पीछे की कहानी क्या है, जानिए। एल्यूमिनियम का नंबर जो प्यारे विद्यार्थियों जो होता है वो होता है 13। तो यानी कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10, ठीक है। और तीसरे में 1 2 3, तीसरे में आगे 3। यानी कि अगर ये 3 दे दे तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो ये 3 ऐसी चीज की तलाश करता है जिसको 3 चाहिए। या तो कोई ऐसा हो जो तीनों के तीनों ले ले, या कोई 3 ऐसे हो एलिमेंट जो एक एक ले लें। तो क्लोरीन इसको मिलता है। क्लोरीन कहता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हमारे सभी के पास 7-7 हैं। बाहरी कक्ष में सभी के पास कितने हैं, 7-7 हैं। तो 3 क्लोरीन इसके पास आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। तो ये कहता है लीजिए मेरे पास 3 एक्स्ट्रा हैं, एक आप लीजिए, एक आप लीजिए और एक आप लीजिए। और तीनों, और क्लोरीन और एक एल्यूमिनियम, इन चारों की जो दोस्ती होती है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक आबंध। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध की विशेषताएं। आयनिक आबंध की विशेषताएं। आयनिक आबंध की क्या विशेषता होती है। आयनिक आबंध की विशेषताएं, नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, इनके बीच में काफी मजबूत आकर्षण बॉन्ड होता है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनकी दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत है। इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत आकर्षण बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है। मजबूत आकर्षण बल मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ये इनके जो भी कंपाउंड बनेंगे, जैसे नमक है या कोई भी है, वो पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, देयर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, देयर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, इनके यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनके यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। ये पानी में घुल जाते हैं प्यारे बच्चों, इनके यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। इनके यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। नंबर 3 क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कितने पर उबलते हैं और कितने पर पिघलते हैं, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। दे हैव, ऐसे कह सकते हैं हम, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है। नंबर 4 क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है विद्युत धारा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा के चालक होते हैं। ये विद्युत धारा के सुचालक कह सकते हैं, होते हैं, सुचालक होते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल मैंने बताए सारे के सारे दोबारा लिख देता हूं मैं। NaCl है, इसमें आयनिक आबंध होता है, कोई पूछ ले इनमें से किस किस में आयनिक बॉन्ड है। MgCl2 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो एक मेटल हो और एक नॉन मेटल, ये पहचान कर लेना। मेटल कौन और नॉन मेटल कौन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों। मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की आवश्यकता है कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो इस प्रकार जो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वो कंपाउंड हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक आबंध होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल को हम कुछ नए आबंध बताएंगे, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डाइपोल इंटरेक्शन है, लंदन फोर्सेज है, डिस्पर्सन फोर्सेज है। उन सभी के बारे में हम कल जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।